हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो मेरा नाम प्रणय मेश्राम है। और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। और इसमें इसके बारे में तो लगभग आई गेस कि सभी ने सुना ही होगा। ठीक है, आजकल बहुत लोग ने सुना होगा कि ईडी जो है वह लोगों के पीछे पड़ी है। ईडी यानी क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। तो ईडी क्यों लोगों के पीछे पड़ी है? कई बार हम सुनते हैं किसी पॉलिटिशियन के पीछे ईडी पड़ गई, किसी एक्टर के पीछे ईडी पड़ गई। ठीक है, बीच में वो पिछली बार वो जेनेलिया डिसूजा वाला भी केस था जिसमें ईडी उनके पीछे पड़ गई थी। तो बेसिकली ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर करता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस आर्टिकल में जानेंगे। देखो, अब शुरू करते हैं हम इस आर्टिकल। देखो बेसिकली क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो जनरेट किया गया है क्रिमिनल एक्टिविटी से, हम उसको क्या करते हैं, हम ऐसा दिखाते हैं कि वह लेजिटिमेट सोर्स से आया है। यानी अगर हम कोई क्राइम करते हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी से, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट फंडिंग से हमने कोई पैसा लेके आया, या ड्रग ट्रैफिकिंग से हमने कोई पैसा जमाया है, या फिर हमने इलीगल तरीके से आर्म्स सेल करके कोई पैसा जमाया है। ठीक है, या फिर प्रोस्टिट्यूशन के चैनल से पैसा कमाया गया है। ठीक है, या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रेडिंग हो रही है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? आप जैसे जानते हो कि शेयर बाजार में आप शेयर खरीदते बेचते हो। तो कई बार क्या होता है, अब कोई कंपनी मर्जर एक्विजिशन करने वाली है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसको सपोज हो सकता है एक महीने के बाद टाटा खरीद ले। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, एक महीने के बाद उस कंपनी के शेयर के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या होता है, अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो कोई दूसरा बंदा है पहले ही उसके शेयर खरीद लेगा। तो इसको बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, इसके अलावा ब्राइबरी, घूस देना, ठीक है, कंप्यूटर फ्रॉड स्कीम्स, यह बेसिकली क्या होता है, इन सारी चीजों से हम क्या करते हैं, बहुत सारा इलीगल तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी करके हम पैसा जमा करते हैं। ठीक है, और उसको हम ऐसा दिखाते हैं कि ये एक लेजिटिमेट, एक सही तरीके से कमाया गया पैसा है। तो बेसिकली यह होता है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, मनी जो लॉन्डर किया जाता है, बेसिकली हम उसको क्या करते हैं, हम उसको उसकी आइडेंटिटी को कंसील करते हैं, हम छुपाते हैं। और यह अलग अलग तरीके से होती है ताकि यह पता ना चले लोगों को कि हमने जो पैसा कमाया है वह किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाया है। ठीक है, अब मनी लॉन्ड्रिंग को बेसिकली, अब देखो क्या होता है, जो मनी जनरेट किया जाता है इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी से, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी से, इसको बेसिकली हम डर्टी मनी बोलते हैं। ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग बेसिक ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप इस डर्टी मनी को कन्वर्ट करते हो और ऐसा दिखाते हो कि वह एक लेजिटिमेट सोर्स से आया है। अब इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहला होता है प्लेसमेंट स्टेज, दूसरा होता है लेयरिंग स्टेज, और तीसरा क्या होता है, इंटीग्रेशन स्टेज। अब आप जैसे इस डायग्राम में आप देख भी पा रहे हो, इसमें क्या होता है, प्लेसमेंट स्टेज। आप वो जो इलीगल तरीके से आपने पैसा कमाया है, वह आप क्या करोगे, प्लेस कर दोगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। कैसे? अब कैसे, आप जैसे फाइनेंशियल सिस्टम में डाल दिया किसी भी तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, लेयरिंग की जाती है। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, आप उसको अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। ठीक है, अलग अलग कंपनीज में ट्रांसफर करते हो। ठीक है, आप ये दिखाते हो कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा शो करते हो कि मैंने उस पैसे से कोई चीज खरीदी है लेजिटिमेट तरीके से। ठीक है, तो आप फॉल्स इनवॉइसेस जनरेट करते हो। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन होता है। अब इससे क्या हो, देखो क्या हुआ, मैंने इलीगल एक्टिविटी की, मैंने पैसा जमा, अब मैंने पैसे को फिर मैंने फाइनेंशियल सिस्टम में कैसे तो भी प्लेस कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हूँ। मैंने क्या किया, इंडिया के शेयर मार्केट में बहुत पैसा डाल दिया। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को प्रॉफिट वगैरह कुछ हुआ, फिर मैं उसको फिर एक बैंक अकाउंट में डालता हूँ जो मैंने प्रॉफिट कमाया, फिर वहां से उसको सिंगापुर के बैंक अकाउंट में डालता हूँ, फिर वहां से मैं उसको सपोज मॉरिशियस के बैंक में डालता हूँ, फिर मैं सपोज उससे मैं कुछ चीजें खरीद लेता हूँ, फिर मैं सपोज एक घर खरीद लेता हूँ, फिर मैं उस घर को बेचता हूँ, फिर उससे मैं कुछ पैसे कमाता हूँ। फिर ऐसा कर करके मैं अलग अलग लेयर बना रहा हूँ, लेयर बना रहा हूँ, यानी मैं उसी पैसे को अलग अलग लेयरिंग में छुपा रहा हूँ ताकि पता ही ना चल पाए कि वो मैंने इलीगल तरीके से कमाया है। और आप उसको ट्रेस ही ना कर पाओ। फिर बाद में मैं फाइनली क्या करूंगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा फाइनेंशियल सिस्टम में। यानी उससे मैं कोई लग्जरी एसेट खरीद दूंगा, या फिर कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, या फिर कोई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। और इस तरीके से जो मैंने एक गलत तरीके से पैसा कमाया, वह एक सही तरीके से पैसा दिखने लग जाता है।
ठीक है। तो यानी लेजिटिमेट सोर्स से ऐसा दिखता है कि हाँ मैंने वह पैसा लेजिटिमेट सोर्स से कमाया है। तो ये बेसिकली इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। अब देखो प्लेसमेंट स्टेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है जो क्राइम से हमने जो पैसा कमाया है हम उसको फाइनेंशियल सिस्टम में इंजेक्ट कर देते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में हम डाल देते हैं। ठीक है। फिर बाद में लेयरिंग स्टेज, लेयरिंग में क्या होता है अलग अलग हम ट्रांजैक्शन करते हैं और यानी लेयर करते हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शन के लेयर बनाते हैं ताकि हम जो जो पैसा जो हमने क्रिमिनल प्रोसेस से कमाया है उसके हम ओरिजिन को छुपा सके। फिर बाद में हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, यानी जो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है यह मनी वह एंटर होता है इस तरीके से कि ताकि ऐसा हमें समझ में ही ना आए कि यह जो मनी है क्राइम के प्रोसेस से कमाया गया है। ठीक है, और एज अ क्लीन मनी यहाँ दिखे। ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, यह बेसिकली क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो मेनली हमें पढ़ना है। देखो क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लाया जाता है, बनाया जाता है इन रिस्पॉन्स टू क्या होता है वियना कन्वेंशन। अब देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, वियना कन्वेंशन एक आती है उसमें यह बोला जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना है और इंडिया कमिट करती है कि हाँ हमको मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना है और हम भी इसमें शामिल होंगे और इसके चलते हम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में लेके आते हैं। अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है अगेंस्ट द इलिसिट ट्रैफिक इन द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, यह आता है 1988। अब इस कन्वेंशन का क्या क्या जरूरत थी, देखो ट्रैफिक, जब आप ड्रग बेचते खरीदते हो तो उसमें क्या होता है एक इलीगल तरीके से आप पैसा जो है वह कमा रहे हो और उस पैसे का फिर क्या है आप उसको फाइनेंशियल सिस्टम में डाल रहे हो, तो यह भी एक किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग है। तो इससे भी हमें लड़ना है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स थी, इसने भी क्या बोला था, इसने कुछ पॉइंट्स दिए थे, रिकमेंडेशन दिए थे मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए, तो उसको भी हमें अकोमोडेट करना था। इसके अलावा जो बेसल स्टेटमेंट थे 1989 का उसको भी हमको देखना था। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1990s में यह अडॉप्ट करती है क्या एक ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, जिसके तहत यह डिसाइड किया जाता है कि हम जो है मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ेंगे। और इन सारी चीजों को देखते हुए इंडिया बनाती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी पाते हैं। देखो जो क्रिमिनल लॉ होता है वह एनेक्ट किया जाता है क्यों, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। और हमें जो प्रॉपर्टी हमने एक्वायर की है मनी लॉन्ड्रिंग से उसके ओरिजिन को क्या है हम कॉन्फिस्केट करना चाहते हैं, हम छुपाना चाहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यह क्या है जो यह बेसिकली एक क्रिमिनल लॉ है जिसको हमने बनाया है मनी लॉन्ड्रिंग से रोकने के लिए। और क्या होता है जो भी हमने प्रॉपर्टी वगैरह क्रिमिनल एक्टिविटी से खरीदी है जो हमने ऐसा दिखा है कि लेजिटिमेट सोर्स से आई है उसका पता लगाना। ठीक है। और मनी लॉन्ड्रिंग और रिलेटेड मैटर्स से लड़ना। अब देखो क्या होता है जो जो इस एक्ट के जो प्रोविजंस है वह अप्लाई होते हैं सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, जैसे कि बैंक हो गया। और बैंक में तो मैं आरबीआई को भी डाल दूंगा कि बैंक या और इंक्लूडिंग आरबीआई जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें यह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजन लागू होते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड हो गया या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई या फिर उनके कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गए। अब इन सारी चीजों पे, इन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे यह एक्ट लागू होता है। अब कुछ रिसेंट में बैक में क्या हुआ था, थोड़े समय पहले कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए थे। अब इसमें क्या बोला गया था, अब जो भी प्रोसीड्स होती है क्राइम की, अब इसमें ना सिर्फ जो शेड्यूल ऑफेंस के द्वारा अपन ने जो प्रॉपर्टी इकट्ठा की है वो आएगी, पर जो भी हमने प्रॉपर्टी इकट्ठा की है क्रिमिनल एक्टिविटीज से रिलेटेड वह सारी प्रॉपर्टीज को भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है। यानी आपको समझ में आ गया कि जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, यानी इसमें सिर्फ वह प्रॉपर्टी नहीं है जो शेड्यूल ऑफेंस में है, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या है कुछ शेड्यूल ऑफेंसेस है कि अगर आप ये करके क्रिमिनल एक्टिविटी करके आप इस तरीके से पैसा कमाओगे तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आपको डाल दिया जाएगा, आपके खिलाफ केस होगा। तो ना सिर्फ ये उन केसेस में लागू होता, पर अगर कोई रिलेटेड क्रिमिनल एक्टिविटी करते हो या फिर आप कोई प्रॉपर्टी डिराइव करते हो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से जो जो शेड्यूल ऑफेंसेस से थोड़ा रिलेटेड क्राइम है, ठीक है, अगर आप उससे भी प्रॉपर्टी डिराइव करते हो तो भी आपकी जो ये प्रोसीड्स है क्राइम के, इसको आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है।
एक्सक्यूज मी। नाउ अब इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग को रीडिफाइन किया गया है, देखो क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग जो है यह एक इंडिपेंडेंट क्राइम नहीं था। देखो पहले जो था ऐसा बोला जाता था कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा, देखो क्या होता है, आप जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग करोगे या कुछ टेररिस्ट फंडिंग के द्वारा या आर्म सेल करोगे तो आपको पैसा आएगा, फिर उस पैसे को आप व्हाइट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग। पहले यह बोला जाता था, पर अब इस मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन किया गया है। अब इस मनी लॉन्ड्रिंग को एक स्टैंड अलोन क्राइम बनाया गया है। यानी वह अब किसी क्राइम पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी दूसरे क्राइम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये बल्कि एक स्टैंड अलोन क्राइम है। ठीक है। अब जो सेक्शन 3 है इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, यह क्या बोलता है, यह बोलता है कि जो भी पर्सन एक्यूज्ड है मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो कि इन्वॉल्व है इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, जैसे कि क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल वह बंदा जो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसके हाथ में, उसके पोजीशन में है, या उसने एक्वायर किया है, या फिर उसने कंसील किया है, उसका सोर्स को छुपाया है, ठीक है, या तो फिर प्रोजेक्ट कर रहा है एज एन अनटेंटेड प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि क्या, यह क्लीन है ऐसा वह अगर प्रोजेक्ट कर रहा है, या फिर वह क्लेम कर रहा है कि ये एक अनटेंटेड प्रॉपर्टी है, यानी जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, जो या जो भी मेरे पास चीज है, वह उसमें कोई क्रिमिनल प्रोसीड से मैंने नहीं बल्कि मेहनत करके कमाई है, अगर मैं यह दिखाता हूँ, ठीक है, तो वह सारी चीजें सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आएगी। ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ ऑफेंस, इसका मतलब अगर एक आदमी है, अगर वो किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है और उसको कंटिन्यूअसली जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग उसने किया और उसका उसको फायदा अभी भी कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो इसको बोला जाता है कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ ऑफेंस। ठीक है, तो इसको एज अ कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ ऑफेंस बोला जाएगा और उस पर्सन को क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा इसमें। तो आपको समझ में आ गया सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो क्या है, अगर कोई भी इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, अगर उसके पास वह वह उसके पोजीशन में है या उसने एक्वायर किया है या फिर उसने खुद ही कंसील किया है, तो वह बंदा, उस बंदे पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि बेसिकली यही तो वो एजेंसी है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लागू करती है। ठीक है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली क्या है, यह एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक क्राइम हो रहा है या फॉरेन एक्सचेंज लॉस का जो वायोलेशन हो रहा है, बेसिकली यह उसको देखती है। ठीक है। अब यानी क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करती है और फॉरेन एक्सचेंजेस का जो वायलेशन हो रहा है उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करती है। अब इसको बनाया गया था, देखो अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम जानते हैं, इसका ओरिजिन कैसा होता है। 1956 में ओरिजिन होता है इसका। कैसे, देखो एक इन्फोर्समेंट यूनिट बनाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जो कि हैंडल करती है एक्सचेंज कंट्रोल लॉ, जो कि डील करता है वॉयलेशन को, किसके, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के। यानी क्या होता है, 1956 में एक एनफोर्समेंट यूनिट को बनाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से, इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। और इसका काम क्या होता है, अब जो भी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी लॉस का वॉयलेशन हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत, तो उसका क्या करना, कार्रवाई करना, इसका यह काम था एनफोर्समेंट यूनिट का। ठीक है। पर जब एक बार इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जो आपको पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, जब हमारी इकोनॉमी थोड़ी ओपन अप होती है, तो ये जो फेरा एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, उसको रिपेल किया जाता है और उसकी जगह एक नया एक्ट आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यह क्या, किस चीज से डील करता है, वॉयलेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, उससे रिलेटेड ये ऑफेंसेस को देखता है। अब और एक चीज हम जानेंगे, जो इकोनॉमिक ऑफ, देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को विजय माल्या का केस पता होगा। विजय माल्या ने बहुत सारा क्या किया, घोटाला किया और भाग गए देश से। इसके अलावा नीरव मोदी का हमें केस पता होगा। अब ये लोग जो है वह फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोलते हैं इनको, यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी।
अब ये जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, उनके लिए एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 लाया गया है। अब इसके अंदर क्या होता है, अब यह जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, जो भी फॉरेन कंट्रीज में भाग जा रहे हैं, तो अब उनके लिए गवर्नमेंट ने पास किया है ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, और जिसके तक ईडी जो है हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टर, यह इस एक्ट को एनफोर्स करेगी और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है। अब देखो इसके अलावा, अब जो ईडी है उसके कुछ फंक्शंस है। ईडी के क्या फंक्शंस है देखो, जैसे कि मैंने बताया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 में आया था, उसको एनफोर्स करने का सबसे बड़ा फंक्शन है किसका, ईडी का। ईडी क्या करती है कि जो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो केसेस है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। यह देखती है कि क्या वह जो प्रोसीड्स है, जो ये पैसा या प्रॉपर्टी उसने इकट्ठा किया है, क्या यह प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, यानी क्राइम करके तो कहीं इसने यह पैसा नहीं इकट्ठा किया। तो यह सारी चीजें ईडी देखती है। इसके अलावा ईडी के पास प्रॉपर्टी है कि जो भी आपने क्रिमिनल एक्टिविटी करके ये जो पैसा इकट्ठा किया है, जो प्रॉपर्टी बनाई है, ईडी उसको अटैच कर सकती है, उसको कब्जे में ले सकती है, और एंश्योर कर सकती है कि ये जो ऑफेंडर है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया जा सकता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को क्या किया जाता है, सीज किया जा सकता है। अब इसके अलावा फेमा एक्ट को भी इम्प्लीमेंट करने का काम है ईडी का। फेमा का क्या है, अब मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब इसमें क्या बोला था, ईडी जो है वह इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या आप फॉरेन एक्सचेंज लॉ को वॉयलेट तो नहीं कर रहे। ठीक है, और यह रेगुलेशन लेके आती है। इसके अलावा ये एडजुडिकेट और पेनाल्टीज भी इम्पोज करती है इन सारी चीजों में। यानी जो फॉरेन एक्सचेंज, यानी क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करता हूँ, फिर मैं रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ, फिर इन सारी चीजों में जो फॉरेन एक्सचेंज जो हो रहा है, जिसमें जो भी वॉलेशंस हो रहे हैं, उसको देखने का काम होता है ईडी का। ठीक है, इसके अलावा FEOA जो मैंने अभी आपको बताया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, अब उसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, ईडी का काम है। ठीक है, तो यह क्या करती है, इसमें अटैच कर सकती है प्रॉपर्टीज को, जो भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, जो भाग गया है देश छोड़ के, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइम करके, फाइनेंशियल क्राइम करके, तो उसके प्रॉपर्टीज को अटैच करने का काम भी ईडी के पास होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप जानते हो, समझ सकते हो कि ईडी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या होती है, देखो एक क्या होता है, स्मगलिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड एक एक्ट है 1974 में जो बनाया था, जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974। अब इसके तहत क्या होता है, जो ईडी जो होता है वह एम्पावर्ड है कि जो वह केसेस को स्पॉन्सर कर सकता है, कौन से, प्रिवेंटिव डिटेंशन के, विथ रिगार्ड टू द फेमा एक्ट। ठीक है, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की अगर आप वॉलेशन करते हो, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो डायरेक्टरेट होता है ईडी, वह एम्पावर्ड है, उसके पास पावर है कि वह स्पॉन्सर कर सकता है केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन तो आई होप सबको पता होगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें थी इसमें। तो इससे आप क्या समझते हो, ये जो ईडी है ये काफी ज्यादा आज की तारीख में ऑफिस बन रखा है, काफी ज्यादा पावरफुल ऑफिस बन रखा है, और बड़े बड़े ऑफिसर्स और पॉलिटिशियन आजकल इस ईडी नाम के डिपार्टमेंट से डरते हैं। और बेसिकली जो ईडी होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, इसके जो ऑफिसर्स होते हैं, वह कहीं ना कहीं IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले जैसा बोला जाता था कि IAS कितनी बड़ी पावरफुल पोजीशन है, तो आज की तारीख में IRS जो ईडी के थ्रू कितने पावरफुल बन चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब कुछ चेंजेस भी किए गए हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब इसमें क्या है, इसमें यह बोला गया है कि आपको अब डिस्क्लोजर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। किसका, जितने भी जो ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। कैसे और क्यों, देखो क्या होता है, जो रिपोर्टिंग एंटिटीज है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंकिंग कंपनीज हो गई, या फिर कोई इंटरमीडियरीज है, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा किनके बारे में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, इन फाइनेंशियल एंटिटीज को रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन क्या होता है, यह भी बताया गया है इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। अब क्या है ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, बेसिकली यह एक इंडिविजुअल है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किस चीज की,
यह इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वह एक प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन जो है वह देखेगा, जो इसको फॉरेन कंट्री ने प्रोवाइड की। ठीक है। तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कौन है होता है, उसको डिफाइन किया गया है। बेसिकली यह वह बंदा है जिसको एक फॉरेन कंट्री ने एक प्रोमिनेंट पब्लिक पोजीशन दे रखी है। ठीक है। और इसके अलावा इसने एक यूनिफॉर्मिटी लेके आई है 2008 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर से रिलेटेड। और यह सर्कुलर क्या बोलता था, केवाईसी से रिलेटेड। केवाईसी यानी क्या होता है, नो योर कस्टमर नॉर्म। यानी आप बैंक में जाते हो अपना अकाउंट खोलने के लिए, तो कई बार आपको डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है। तो बेसिकली वह होता है नो योर कस्टमर नॉर्म। तो उससे रिलेटेड क्या है, यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए इन सारी चीजों को लेके आया गया है। ठीक है। और इसके अलावा जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए भी लागू किया गया। अब देखो, अब क्या होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या फिर जो कंपनी के सेक्रेटरीज होते हैं, या तो फिर जो कॉस्ट और वर्क अकाउंटेंट्स होते हैं, वह क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं या अपने क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी सेक्रेटरीज को भी इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लेके आया गया है। यानी अगर कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है और उसका सीए और कंपनी सेक्रेटरीज भी, अब उनको भी इस एक्ट में लेके गया आया गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी क्या होते हैं, देखो, अगर आप कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हो, वो आ गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। इसके अलावा अगर आप क्लाइंट का मनी मैनेज करते हो या फिर उसके सिक्योरिटीज या अदर एसेट्स मैनेज करते हो, तो भी आपको लेके आया जाएगा इस एक्ट में। इसके अलावा आप अपने क्लाइंट का जो है बैंकिंग अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट या सिक्योरिटी अकाउंट मैनेज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्रिएशन में या फिर ऑपरेशन या मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है। अगर मैं सपोज कोई इलीगल तरीके से पैसा कमाया गया है और उस पैसे से अगर सपोज कोई कंपनी वगैरह खरीद, यानी कंपनी बनाने में या उसको मैनेज करने में भी अगर मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो मेरे पे वह एक्ट लागू होगा। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो नॉन बैंकिंग रिपोर्टिंग एंटिटीज है उसकी भी लिस्ट को बढ़ा दिया गया है और 22 ऐसी फाइनेंशियल एंटिटीज को इस लिस्ट में लेके आया गया है। यानी गवर्नमेंट ने जो नॉन बैंकिंग रिपोर्टिंग एंटिटीज है, जो 22 फाइनेंशियल एंटिटीज है, जैसे कि अमेजॉन पे हो गया, या फिर आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो गया, या फिर आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड हो गया, इनको भी लेके आया गया है जो नॉन बैंकिंग रिपोर्टिंग एंटिटीज में। ठीक है। क्यों? ताकि वेरीफाई किया जा सके किस चीज को, आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर। ठीक है। अब कैसा होता है, जैसे कि जैसे मैं अभी आपको मैंने ऊपर बताया था जैसे केवाईसी होता है, तो वैसे ही कस्टमर की आइडेंटिटी को जानने के लिए जैसे कि आधार का इस्तेमाल हो रहा है, और इन सारी चीजों को भी मैंने मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में लेके आया है। ठीक है। अब कंसर्न क्या है इससे रिलेटेड, देखो, कंसर्न यानी मेरी क्या चिंता है इस चेंजेस से रिलेटेड। जो रिपोर्टिंग एंटिटीज होती है, उनको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है सारे ट्रांजैक्शंस का, कि उन्होंने जो भी केवाईसी कंडक्ट किया उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर अब मैं सपोज कंप्लाई नहीं कर पाया, मैं ट्रांजेक्शन से या केवाईसी नहीं रख पाया, उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो इससे क्या होगा, मेरे पे पेनल्टी लगेंगी, मेरे पे इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है। अब दिक्कत और एक है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है। और जो कन्विक्शन रेट है वो हार्डली 0.5% है, ऐसा आप बोल सकते हो। इसके अलावा जो इसका जो प्रोसीजर होता है वह बहुत ही टफ होता है। यानी आपने किसी पे ईडी अगर लगा दी है उसके पीछे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस पे चल रहा है, तो भले ही कन्विक्शन रेट कम है, सजा होने के चांसेस कम है, पर इसका जो प्रोसीजर होता है वह काफी टायरसम और लंबा होता है। ठीक है। इसके अलावा आपने लॉयर्स और लीगल प्रोफेशनल्स को भी इस नए डेफिनेशन से हटा दिया है, जो कि सही बात नहीं है। आपने लॉयर और लीगल प्रोफेशनल्स को भी इस एक्ट में लेके आना चाहिए था। ठीक है। अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्रोफेशनल्स है, वह रेगुलेटेड होते हैं ऑलरेडी एक प्रोफेशनल बॉडीज के साथ। ठीक है। प्रोफेशनल बॉडीज जो होती है वह इनको रेगुलेट करती है। तो आपने ये जो अननेसेसरली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो प्रोविजंस लेके आए हैं, वह अननेसेसरी है, उसकी जरूरत नहीं है। अब
इससे रिलेटेड मैं एक केस आपको बताता हूँ क्या होता है। इन द विजय सुप्रीम कोर्ट जो है वह एक केस की बात करता है। कौन से केस की? मदन लाल चौधरी एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोविजंस होते हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसको अपहेल्ड किया जाता है, उसको सही माना जाता है। ठीक है, और जो पावर है ईडी के, उसको रिटेन किए जाते हैं। और कोर्ट इसमें यह बोलता है कि अरेस्ट का और बेल का जो प्रोविजन है इस एक्ट में, वह रीजनेबल है। और यह जरूरी है इस एक्ट के सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए। ये जो अरेस्ट और बेल के जो प्रोविजन इस एक्ट में डाले गए हैं वह बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा केस? विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस अदर्स एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस जजमेंट में बेसिकली क्या बोला गया था? देखो, ये जो सेक्शन 3 है यह डिफाइन करता है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, और क्या बोलता है? प्रोसिक्यूशन है उसको एक्स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो एक्यूज जो है, जिस बंदे पे हम ब्लेम कर रहे हैं, उसके पास ये प्रोसीड्स है क्राइम के। ठीक है, इसने यह गलत तरीके से पैसा कमाया है, उसको कंसील किया है। एक्यूज जो एक्यूज है, बेसिकली क्या है, यह प्रोजेक्ट कर रहा है कि जो प्रोसीड्स है वह अनटेंडेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो, अब सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करती है अमेंडमेंट जो लेके आए गए थे, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसको अपहेल्ड करती है और क्या बोलती है? अब ये जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो प्रोसीड्स को एज एन अनटेंडेड प्रॉपर्टी, यह जरूरी नहीं है, इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी, और सिर्फ एक मेयर पोजेशन एंड कंसीलमेंट विल सफाइस एज अ क्राइम। ठीक है, अब देखो, इसमें बेसिकली यह बोला गया है कि यह जो ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का, यह सिर्फ तब होगा अगर जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के थ्रू आपने क्रिमिनल एक्टिविटी करके यह पैसा कमाया है। ठीक है, और ये इलीगल तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी को अगर आपने पैसा कमाया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफेंसेस के जो प्रोविजन है आप पे लगेंगे। अगर आप क्राइम से यह पैसा नहीं कमाया है, ठीक है, तो अथॉरिटीज जो है आपके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केसेस नहीं चला सकती, ऐसा बोला गया है। अब इसके अलावा जो इसका सेक्शन 5, 8, 17 और 19 जो है, यह क्या बोलता है? ईडी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वह प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकता है बिना किसी जुडिशियल परमिशन के। यानी जो भी आपने कमाई की है या जो प्रॉपर्टी आपने कमाई है ऐसा इलीगल प्रोसीड से, तो ईडी जो है आपकी प्रॉपर्टी को बिना किसी जुडिशियल परमिशन के अटैच कर सकता है। ठीक है, सीज कर सकता है और आप अरेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, और कोर्ट ने रिजेक्ट किया है यह नोशन। कौन सा नोशन? कि ईडी के पास ब्लैंकेट पावर दे दिया गया है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, या तो उसकी प्रॉपर्टी या पर्सन को सर्च करेगी, सीज करेगी। ऐसे ब्लैंकेट पावर है क्या? नहीं, कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ईडी अगर यह सब करना चाहती है, उसको राइटिंग में रीजंस देने पड़ेंगे कि वह क्यों अरेस्ट कर रही है, क्यों किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर रही है, ऐसा उसको राइटिंग में देना पड़ता है। ठीक है, अब जो सेक्शन 24 है वह क्या बोलता है? जो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है। अब यह बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? एक्यूज्ड पे, यानी जिसपे आपने ब्लेम किया है, उसको यह प्रूव करना है कि ये जो उसने के जो प्रोसीड्स है, ये जो उसने पैसा और प्रॉपर्टी कमाई है, वह क्राइम के पैसे से नहीं कमाई है। तो यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लागू, किस पे, किसके सर पे है? उस बंदे के, उस पर्सन के ऊपर है कि प्रूफ करना कि यह मेरी जो कमाई है वह अच्छे सोर्स से ही मैंने कमाई है, क्लीन मनी है वो। ठीक है, अब इसके अलावा जो ट्विन बेल कंडीशन थी उसको भी अपहेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब इसके अलावा और एक सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 50। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, यानी जो मैंने इलीगल तरीके से पैसा कमाया है, प्रॉपर्टी कमाई है, अब इस प्रोसीडिंग को अंडर सेक्शन 50 के तहत इंक्वायरी हो सकती है। ठीक है, और देखो क्या है, एससी ने क्या बोला है, जो भी प्रोसीडिंग्स है सेक्शन 50 के अंदर, यह क्या है, एक इंक्वायरी है, यह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ठीक है, ईडी के ऑफिसर्स है, क्या वो पुलिस है? वह पुलिस ऑफिसर है। ठीक है, ना ही वह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रूल्स के तहत इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यह एक इंक्वायरी है, बल्कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो ईडी करता है।
ठीक है। तो इसलिए क्या है, ईडी जो है इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द ईडी, यानी ईडी के लिए यह आवश्यकता नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि वह एक ईसीआईआर बेसिकली इंफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वह एक्यूज को प्रोवाइड करे। बेसिकली क्या बोला गया है, देखो कई लोगों ने बोला कि आप जो है लोगों के खिलाफ जो ईडी है वह केस कर रही है, ठीक है, उनके प्रॉपर्टी वगैरह को अटैच कर रही है, सीज कर रही है, पर यह जो है जो एक्यूज्ड होता है जिसके खिलाफ ये सारी चीजें हो रही है, उसको क्या है, केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही नहीं मिलती है। ठीक है। तो यह बोला गया है सेक्शन 50 में कि यह जरूरी नहीं है कि ईडी उसको जो कॉपी ऑफ द केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्रोवाइड करे, जैसे कि एफआईआर होती है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस केसेस में, वैसे इन्फोर्समेंट वाले केसेस में होते हैं इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और ईडी को यह जरूरी नहीं है कि वह एक कॉपी जो है इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की एक्यूज को दे दे। ठीक है। और जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं डायरेक्टर के द्वारा, उसको उसको एज ए एविडेंस की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है। अब इसके कुछ कंसर्न्स भी है। अब इस लॉ में जो एचसी का जो जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें अब इसमें कुछ कंसर्न्स है। क्या कंसर्न है, देखो पहला कंसर्न क्या है, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ कंडीशन फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। ठीक है। अब क्या होता है, निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या बोला गया था कोर्ट के द्वारा, कि जो ट्विन टेस्ट है बेल की, बेल बेल जो होता है, यानी आप पे आपके खिलाफ केस चल रहा है तो आप कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बेल मिल जाती है, कंडीशनली रिलीज किया जाता है आपको जेल जेल से। ठीक है। तो नीले जो जो निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, तो कोर्ट ने क्या बोला, ये जो ट्विन टेस्ट है बेल का अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है। पर अभी ये जो केस हुआ है, तो उसमें क्या बोला गया है, इसने जो निकेश ताराचंद का जो केस के जो जजमेंट था उसको रिवर्स कर दिया है। कौन से केस ने रिवर्स किया, ये देखो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। कौन सा है ये, विजय मदन लाल चौधरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इस इस जजमेंट को क्या कर दिया था, रिवर्स कर दिया था। ठीक है। अब इसके अलावा देखो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है जो एक्यूज पे होता है, ये जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है। अब इंडिया ने क्या किया था, वियना कन्वेंशन के तरह कमिट किया था कि हम जो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेंगे। पर कहीं ना कहीं आप ये कमिटमेंट के चलते कहीं ना कहीं लोगों की सिविल लिबर्टीज पे तो खतरा नहीं कर रहे हो, सिविल लिबर्टीज तो नहीं लोगों के आप छीन रहे हो, ये भी तो देखना जरूरी है। अब देखो क्या होता है, जो कन्विक्शन रेट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, ये तो एक बहुत ज्यादा कम है। हार्डली 5.5% लोगों को कन्विक्ट किया जाता है, उनको सजा होती है, और यह भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पर क्या है, हर साल हजारों केस आप दर्ज कर रहे हैं, ईडी जो है हजारों केस दर्ज कर रही है, पर हार्डली 0.5 केसेस लोगों 0.5% केसेस को ही क्या होता है, उन पे कार्रवाई होती है, और बाकी लोगों को क्या होता है, छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है। अब जो कंसर्न्स है कि जो प्रोविजन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के और ईडी के, उसको यूज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो भी पॉलिटिकल अपोनेंट है, कहीं ना कहीं उसको टारगेट करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि आजकल गवर्नमेंट जो है ईडी का इस्तेमाल कर रही है। तो यह भी तो एक सबसे बड़ा कंसर्न है। तो यह सारी चीजें थी इस आर्टिकल में। ठीक है। इस आर्टिकल को अगर आप ध्यान से फिर से आप सुन लोगे ना, तो आपके मैक्सिमम हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और प्रीलिम्स और मेंस किसी का भी एग्जाम है, आप इस चीज के बाहर आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ही सारे क्वेश्चन आएंगे। इवन जो मैंने केस के वर्डिक्ट बताया या जो मैंने अलग अलग एक्ट बताया, वो सारे जो चीजें हैं वो इसी आर्टिकल से आएंगे, बस आप इतना पढ़ लो सफिशिएंट है। ओके। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।